नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मिथिलेश एकेडमी में। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 6 इतिहास हिस्ट्री की पूरी सीरीज, जिसमें हम एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी की किताबों को बहुत ही आसान भाषा में लाइन बाय लाइन समझेंगे। इस सीरीज में आपको न सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, बल्कि बीपीएससी टीआरई 4.0 और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ये बहुत ही उपयोगी रहने वाला है। इतिहास हमें ये सिखाता है कि हमारा अतीत कैसा था, लोग कैसे रहते थे और सभ्यता कैसे विकसित हुई। इसलिए इस विषय को समझना बहुत जरूरी है और हम इसे बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ेंगे ताकि आपको याद भी रहे और समझ भी आए। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक ये जानकारी पहुंच सके। इससे पहले हम एनसीईआरटी और एससीईआरटी किताब की चैप्टर 1 से चैप्टर 3 तक पूरा पढ़ चुके हैं। आज हम चैप्टर 4 से शुरुआत करेंगे। अध्याय 4 क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथ वेद। वेद संख्या में 4 है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहा जाता है। ये प्रार्थनाएं ऋषियों द्वारा रची गई थी। इनमें 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं: अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता, सोम एक पौधा जिससे खास पेय बनाया जाता था। 2 ऋग्वेद की भाषा और पढ़ाई। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत है, जो आज स्कूलों में पढ़ी जाने वाली संस्कृत से अलग है। उस समय वेदों को पढ़ा और सुना जाता था, न कि आज की तरह छापा जाता था। इसे रचे जाने के कई सदियों बाद पहली बार लिखा गया। 3 लोगों का वर्गीकरण काम के आधार पर। ऋग्वेद में लोगों का वर्गीकरण उनके काम, भाषा और परिवार के आधार पर किया जाता था। पुरोहित ब्राह्मण, जो यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। राजा, ये आज के राजाओं जैसे नहीं थे। इनके पास न महल थे, न सेना और न ही ये कर वसूलते थे। जन या विश, पूरी जनता के लिए इन 2 शब्दों का प्रयोग होता था। आर्य और दस्यु, प्रार्थनाओं की रचना करने वाले खुद को आर्य कहते थे और अपने विरोधियों को दस्यु या दास कहते थे। खामोश प्रहरी, महापाषाण मेगालिथ्स, कब्रों को चिन्हित करने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग किया जाता था, जिन्हें महापाषाण कहा जाता है। बी, यह प्रथा लगभग 3000 साल पहले दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। बी, कभी कभी ये पत्थर जमीन के ऊपर दिखते हैं और कभी कभी जमीन के अंदर होते हैं। 5 कब्रों से मिलने वाली जानकारियां। सामाजिक अंतर। पुरातत्वविदों को एक कब्र में 33 सोने के मनके और शंख मिले हैं, जबकि दूसरी कब्रों में सिर्फ मिट्टी के बर्तन। इससे पता चलता है कि मरने वाले लोगों की सामाजिक स्थिति अलग अलग थी। कुछ अमीर थे, कुछ गरीब। पारिवारिक कब्रें। कभी कभी एक ही कब्र में 1 से अधिक कंकाल मिले हैं, जिससे पता चलता है कि एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। इसके लिए पोर्ट होल रास्ता का इस्तेमाल होता था। इनाम गांव एक विशिष्ट पुरास्थल। यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे स्थित है। यहाँ 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्कों को गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था और साथ में खाने पीने के बर्तन भी रखे जाते थे। यहाँ के लोग गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा और तिल खाते थे। साथ ही वे गाय, भैंस, बकरी और कुत्ते जैसे जानवर पालते थे। महत्वपूर्ण तिथियां कॉपी में जरूर लिखें। वेदों की रचना का प्रारंभ लगभग 13500 साल पहले। महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत लगभग 3000 साल पहले। इनाम गांव में कृषकों का निवास
3600 से 2700 साल पहले। अध्याय 5, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। 1. राजा कैसे बनते थे? आज के समय में हम अपने शासकों का चुनाव मतदान, वोट के जरिए करते हैं, लेकिन लगभग 3000 साल पहले राजा बनने का तरीका अलग था। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञ आयोजित करके राजा बनते थे। अश्वमेध यज्ञ, इसमें एक घोड़े को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था। जो राजा उस घोड़े को रोकता था उसे यज्ञ करने वाले राजा से युद्ध करना पड़ता था। अगर वे घोड़े को जाने देते तो इसका मतलब था कि वे उस राजा की शक्ति को स्वीकार करते हैं। वर्ण व्यवस्था। पुरोहितों ब्राह्मणों ने समाज को 4 वर्गों में बांटा था, जिन्हें वर्ण कहते हैं। ब्राह्मण, इनका काम वेदों का अध्ययन अध्यापन और यज्ञ करना था। क्षत्रिय, इनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। शासक इसी वर्ग के होते थे। वैश्य, इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। शूद्र, इनका काम बाकी तीनों वर्गों की सेवा करना था। इन्हें अनुष्ठानों में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। 3. जनपद और महाजनपद। जनपद, जन के बसने की जगह को जनपद कहा गया। पुरातत्वविदों को दिल्ली के पास पुराना किला और मेरठ के पास हस्तिनापुर जैसे जनपद मिले हैं। महाजनपद, लगभग 50 साल पहले कुछ जनपद बहुत महत्वपूर्ण हो गए, जिन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। इनकी मुख्य विशेषता ये थी कि इनकी एक राजधानी होती थी और चारों तरफ किलेबंदी, बड़ी दीवारें की जाती थी। 4. कर टैक्स की व्यवस्था। महाजनपदों के राजाओं को विशाल सेना और किलों के लिए धन की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने नियमित रूप से कर वसूलना शुरू किया। किसानों पर कर, उपज का 1/6 हिस्सा कर के रूप में लिया जाता था, जिसे भाग कहते थे। कारीगरों पर कर, वे महीने में 1 दिन राजा के लिए मुफ्त काम करते थे। व्यापारियों पर कर, सामान की खरीद बिक्री पर कर देना पड़ता था। कृषि में बदलाव। इस समय खेती में 2 बड़े बदलाव आए। लोहे के हल, अब लकड़ी के बजाय लोहे के फाल वाले हल का उपयोग होने लगा, जिससे सख्त जमीन को आसानी से जोता जा सका। धान का रोपण, बीजों को छिड़कने के बजाय अब धान के पौधों को रोपा जाने लगा, जिससे पैदावार बढ़ गई। 6. मगध, एक शक्तिशाली महाजनपद। मगध लगभग 200 सालों के भीतर सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद बन गया। यहाँ बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे बहुत शक्तिशाली राजा हुए। मगध की पहली राजधानी राजगृह बिहार थी और बाद में पाटलिपुत्र पटना बनी। गंगा और सोन नदियां यहाँ से बहती थी, जो यातायात और जल वितरण के लिए महत्वपूर्ण थी। गास, वज्जी, एक गणराज्य। मगध के पास ही वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली, बिहार थी। यहाँ की शासन व्यवस्था को गण या संघ कहा जाता था। यहाँ एक राजा नहीं बल्कि कई लोग मिलकर शासन करते थे और सभाओं में चर्चा करके निर्णय लेते थे। जरूरी शब्द नोट कर ले। किलेबंदी, सुरक्षा के लिए ऊंची दीवारें बनाना। अश्वमेध, शक्ति प्रदर्शन के लिए किया जाने वाला यज्ञ। गण, कई सदस्यों वाला समूह। अध्याय 6, नए प्रश्न, नए विचार। बुद्ध की कहानी। संस्थापक। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। जन्म। इनका जन्म लगभग 2500 साल पहले हुआ था। पृष्ठभूमि। बुद्ध क्षत्रिय थे और शाक्य नामक गण से संबंधित थे। ज्ञान की खोज। युवावस्था में ही उन्होंने ज्ञान की खोज में घर छोड़ दिया। उन्होंने बिहार के बोध गया में एक पीपल के नीचे तपस्या की, जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। प्रथम उपदेश। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे सारनाथ, वाराणसी के निकट गए, जहां उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। महापरिनिर्वाण। उनकी मृत्यु कुशीनारा में हुई। 2. बुद्ध की शिक्षाएं। बुद्ध ने सिखाया कि जीवन कष्टों और दुखों से भरा है, जिसका कारण हमारी इच्छाएं और लालसा, तन्हा, तृष्णा है। उन्होंने आत्मसंयम अपनाने की सलाह दी। उन्होंने लोगों को दयालु होने और जानवरों के जीवन का आदर करने की शिक्षा दी। बुद्ध ने अपनी शिक्षा उस समय की आम भाषा प्राकृत में दी,
ताकि हर कोई उसे समझ सके। उन्होंने कहा कि किसी बात को केवल इसलिए नहीं मानना चाहिए कि वो उनके द्वारा कही गई है, बल्कि उसे अपने विवेक से मापना चाहिए। उपनिषद विचारों का संकलन। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे, उसी समय अन्य विचारक भी कठिन प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहे थे, जैसे मृत्यु के बाद का जीवन और यज्ञों की उपयोगिता। इन विचारकों का मानना था कि विश्व में कुछ ऐसा है जो स्थायी है और मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसे आत्मा और ब्रह्म, सार्वभौमिक आत्मा कहा। उपनिषद का अर्थ गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन है। विचारक। अधिकांश विचारक पुरुष, ब्राह्मण और राजा थे। गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है, जो अपनी विद्वत्ता के लिए प्रसिद्ध थी। निर्धन लोग इन चर्चाओं में कम ही भाग लेते थे, लेकिन सत्यकाम जाबाल, दासीपुत्र, एक अपवाद थे जिन्हें गौतम नामक ब्राह्मण ने अपना विद्यार्थी बनाया। जैन धर्म। वर्धमान महावीर। जैनों के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने भी इसी समय 50 साल पहले अपने विचारों का प्रसार किया। पृष्ठभूमि। वे वज्य संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। शिक्षा। 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने घर छोड़ा और 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त किया। नियम। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्होंने अहिंसा के नियम का कड़ाई से पालन करने को कहा, अर्थात किसी भी जीव को कष्ट न देना। भाषा। महावीर ने भी अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी। अनुयायी। जैन नाम से जाने गए उनके अनुयायियों को बहुत सादा जीवन जीना पड़ता था, यहाँ तक कि उन्हें भोजन के लिए भिक्षा मांगनी पड़ती थी और पूरी तरह ईमानदार रहना पड़ता था। प्रसार। मुख्य रूप से व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। संघ और विहार। संघ, महावीर और बुद्ध दोनों का मानना था कि घर छोड़ने वाले लोग ही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे लोगों के समूह को संघ कहा गया। नियम। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। प्रवेश। संघ में सभी प्रवेश ले सकते थे, लेकिन बच्चों को माता पिता से, दासों को अपने स्वामियों से और विवाहित स्त्रियों को अपने पतियों से अनुमति लेनी पड़ती थी। विहार, मॉनेस्ट्रीज। भिक्षु और भिक्षुणियां पूरे साल घूमते थे, लेकिन वर्षा ऋतु में वे एक जगह रुकते थे। उनके लिए बनाए गए शरण स्थलों को विहार कहा गया। शुरू में ये लकड़ी के और बाद में ईंटों के बनाए गए। 6. आश्रम व्यवस्था। जैन और बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के समय ब्राह्मणों ने 4 आश्रमों की व्यवस्था विकसित की। ब्रह्मचर्य, सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करना। गृहस्थ, विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना। वानप्रस्थ, जंगल में रहकर साधना करना। सन्यास, सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना। जरूरी शब्द कॉपी में नोट कर ले। तन्हा, तृष्णा या तीव्र इच्छा। प्राकृत, जनसाधारण की भाषा। अहिंसा, किसी भी जीव को न मारना। भिक्खु, साधु के लिए प्राकृत शब्द। अब SCERT किताब को पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग NCERT किताब को पढ़े थे। SCERT किताब का अध्याय 4, प्रथम कृषक एवं पशुपालक। भोजन की तलाश से उत्पादन तक आज हम जो अनाज, सब्जी, दूध, मांस खाते हैं, वे उगाई गई फसलों और पालतू पशुओं से मिलते हैं। शुरू में मानव शिकारी और खाद्य संग्राहक था, जो जंगलों से फल और अनाज बटोरता था। खेती की शुरुआत का मतलब था अनाज को ऐसी जगह उगाना जहां वह खुद से नहीं उगता। 2. खेती की शुरुआत कैसे हुई? जलवायु परिवर्तन। लगभग 10,000-12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु गर्म हुई, जिससे घास और अनाज, गेहूं, जौ, धान प्राकृतिक रूप से उगने लगे। निरीक्षण। इंसानों ने देखा कि बीज गिरने से नए पौधे उगते हैं। उन्होंने बीजों को सुरक्षित रखना और उन्हें बोना सीखा। पहला अनाज। सबसे पहले गेहूं
और जौ उपजाया गया। 3. पशुपालन की शुरुआत। इंसानों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित किया। सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया गया। इसके बाद भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवर पाले गए। ये जानवर उन्हें दूध, मांस देते थे और घास खाकर जीवित रहते थे। 4. मानव जीवन में बदलाव, स्थायी निवास। खेती के कारण लोगों को पौधों की देखभाल, सिंचाई, निराई, जानवरों से सुरक्षा के लिए एक ही जगह लंबे समय तक रुकना पड़ा। इससे स्थायी बस्तियों और गांवों का विकास हुआ। अनाज रखने के लिए उन्होंने मिट्टी के बड़े बर्तन, मृदभांड बनाना और टोकरियां बुनना शुरू किया। नवपाषाणकालीन औजार और टेक्निक। इस युग के औजार पहले से बहुत पैने और चमकदार थे। उन्हें घिसकर चिकना किया जाता था। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए होने लगा। पहिए का आविष्कार हुआ, जिससे मिट्टी के बर्तन बनाना और सामान ढोना आसान हो गया। लोगों ने कपड़े बुनना भी शुरू कर दिया, कपास की खेती की वजह से। 6 प्रमुख पुरास्थल और साक्ष्य। कहाँ क्या मिला? मेहरगढ़, पाकिस्तान। यहां सबसे पहले गेहूं, जौ उगाने और भेड़ बकरी पालन के साक्ष्य मिले। यहां के घर चौकोर या आयताकार होते थे। कोल्डी हवा और महागढ़ा, उत्तर प्रदेश। यहां से चावल के सबसे पुराने साक्ष्य मिले हैं। बुर्ज होम, कश्मीर। यहां लोग जमीन के नीचे गड्ढा बनाकर रहते थे, जिसे गर्तावास कहा जाता है। चिरांद, बिहार। बिहार के सारण जिले में स्थित इस जगह से पत्थर के साथ साथ हड्डियों के औजार, हिरन के सींग से बने बड़ी संख्या में मिले हैं। 7. मृतक संस्कार और मान्यताएं। नवपाषाण युग में लोग मरने के बाद मृतकों का विधिवत अंतिम संस्कार करते थे। मेहरगढ़ में एक कब्र में मृतक के साथ बकरी को दफनाया गया था, क्योंकि वे मानते थे कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है और खाने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। बिहार का विशेष संदर्भ चिरांद और पेमरा। चिरांद, सारण। यहां से गेहूं, धान, मसूर के साक्ष्य और मिट्टी के खिलौने मिले हैं। पेमरा, मुंगेर। यहां से भी आरंभिक मानव बस्तियों के निशान मिले हैं। जरूरी तिथियां कॉपी में लिख ले। खेती और पशुपालन की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग 8,000 साल पहले। तो दोस्तों, आज हमने कक्षा 6 इतिहास का यह महत्वपूर्ण भाग पूरा किया। अगर आप बीपीएससी टीआरई 8.0 की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही जरूरी है। याद रखिए, एनसीईआरटी, एससीईआरटी ही आपका सबसे मजबूत आधार है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी फायदा मिले। ऐसे ही पूरी तैयारी के लिए हमारे चैनल मिथिलेश एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।